हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज आप लोगों के बीच एडिटोरियल करंट अफेयर का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं और इसमें हम देखेंगे बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण। जो ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें बहुत सारी उलटफेर होते रहते हैं और प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस एडिटोरियल करंट अफेयर से हम इस बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं और ये बिहार एसआई और ईएसआई और यूपीएससी बीपीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आइए हम देखते हैं इस बुक में क्या क्या है और इसका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो हम देखेंगे बजट 2020-21 के बारे में हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं इसको। चलिए, 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में पेश किया। कब पेश किया? तो 1 फरवरी 2020 को। 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमन 2020-21 को संसद में बजट पेश किया और लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। ये पूछा जा सकता है लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला मंत्री कौन बनी? तो निर्मला सीतारमन। भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमन का है और लगभग ये 2 घंटा 40 मिनट का है। सबसे लंबा बजट भाषण इन्हीं के नाम से है, 2 घंटा 40 मिनट। इसके बाद हम देखेंगे जसवंत सिंह के लगभग 2 घंटा 13 मिनट बजट भाषण का रिकॉर्ड टूटा। इसके पहले जसवंत सिंह 2 घंटा 13 मिनट भाषण दिए थे, बजट भाषण, लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़े निर्मला सीतारमन जी 2 घंटा 40 मिनट का। इसके बाद हम देखेंगे बजट 2020-21 जीवन यापन में आसानी, ईजी ऑफ लिविंग विषय पर आधारित था। जीवन यापन में आसानी, ईजी ऑफ लिविंग विषय पर आधारित था। और बजट के मुख्य विशेषता हम देखेंगे इसका क्या है। तो मुख्य 3 बातों पर फोकस किया गया है बजट में। 2020-21 के पॉइंट पर हम चलेंगे। इस पर 3 बातों को फोकस किया गया है। महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज। महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज, इसी 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, सभी आंकड़े जो इसमें दिए गए हैं सभी ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में दिए गए हैं, ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में दिए गए हैं इस बजट में। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे वित्त मंत्री 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया है। 2020-21 में आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 10%। आर्थिक विकास दर 10%। और वित्त मंत्री 2020-21 में जीडीपी में 6.5% का वृद्धि का अनुमान लगाया है। 2021 में 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया। दोस्तों, ये कोरोना से पहले फरवरी में बजट पेश किया हुआ था, लेकिन उसके बाद स्थिति काफ़ी कोरोना महामारी के ट्रैप में पूरा विश्व पड़ गया और इसमें काफ़ी आर्थिक स्थिति लॉस हुई सभी देशों की, इसलिए ऐसा सोचा नहीं गया था। तो 2020-21 में जीडीपी में 6.5 वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। बजट 2020-21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसमें ये भी बोला गया कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अब भारत की अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। 2.9 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है? तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर में वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। अमेरिका 21.4 है। अमेरिका का अर्थव्यवस्था है 21.4 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद चाइना का है 14.1 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका 21.4, चाइना 14.1, जापान 5.2, जर्मनी 3.9, भारत 2.9।
तो भारत 5वें नंबर पर आ गया है, अमेरिका 21.4 और चीन उससे काफ़ी नीचे है 14.1 है, और जापान भी उससे काफ़ी नीचे है 5.2 है, जर्मनी 3.9 है और भारत 2.9 है। ये सभी ट्रिलियन में इसका मैप है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया भारतीय अर्थव्यवस्था को। इसके बाद हम देखेंगे कि बजट 2020-21 में, बजट 2020, एक मिनट, हाँ, बजट 2020-21 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए 1 साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है। 2020-21 के बजट में चूंकि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आई है, बच्चे इंजीनियरिंग करके और जैसे बहुत कम सैलरी में काम करने के लिए ये लोग काम बहुत नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको देखते हुए इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए 1 साल के ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है इस बजट में। बजट 2020-21 में सरकार ने किस इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? तो LIC। किस इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी? तो LIC की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है 2021 में। बजट 2021 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? स्टॉक एक्सचेंज के जरिए IDBI बैंक की पूंजी बेची जाएगी। IDBI बैंक की पूंजी बेची जाएगी। IDBI, याद रखें, बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। बैंक में जो भी आपका राशि, बीमा राशि जमा है, 1 लाख से उसे बढ़ा करके 5 लाख तक कर दी गई है। और बैंक की पूंजी बेचेगी कौन? स्टॉक एक्सचेंज के जरिए IDBI बैंक की पूंजी बेचेगी। चलिए, बजट इसके बाद है, इस बजट में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बजट 2021 में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बजट 2020-21 के तहत किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है? तो रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव को रचा गया है। बजट 2020-21 के तहत कितने राज्यों में पुरातात्विक स्थलों संग्रहालय को विकसित किया जाएगा? तो हरियाणा में सबसे पहले किया जाएगा और 5 राज्यों में किया जाएगा। 5 राज्यों में कौन कौन है? तो हरियाणा, यूपी, असम और तमिलनाडु। असम, गुजरात, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में पुरातात्विक स्थलों, इन 5 राज्यों के पुरातात्विक स्थलों और संग्रहालयों को विकसित किया जाएगा। पुरातात्विक स्थल एवं संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। हरियाणा है, यूपी है, असम है। हरियाणा यूपी एक साथ ले लेंगे। असम है और गुजरात और तमिलनाडु एक साथ ले लेंगे। इनमें क्या किया जाएगा? तो इनके पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे बजट 2020-21 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम कब तक पूरा करने की बात की गई है? तो 2023 में। दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, उसका काम 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बजट में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का काम 2023 तक काम तमाम कर दिया जाएंगे। 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो बजट 2020-21 में 100 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। उसके बाद बजट 2020-21 में तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रावधान है? तो तेजस जो ट्रेन चली है उसके जैसे 150 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। बजट 2020-21 में ये भी बोला गया है तेजस की जैसे 150 ट्रेनें चलेगी। 2020-21 में कितने नए रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा शुरू करने की बात की गई है? यानी कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं, कितने संख्या में वो रेलवे स्टेशन हैं जिनका 2020-21 के बजट में वाईफाई शुरू करने की सुविधा की गई है? तो 550 से रेलवे स्टेशन है जहाँ पे वाईफाई की सुविधा शुरू की जाएगी। इस बजट में साफ साफ बोला गया है। उसके बाद देखेंगे किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान को बेचने के लिए किस तेजस परिवहन की शुरुआत बजट 2020-21 में की गई है? तो किसान रेल। यानी किसान के
किसानों के जो सब्जी होते हैं ख़राब जल्दी से हो जाते हैं और उनके पैदावार जो हैं कच्चे सामान हो ख़राब जो जल्दी हो जाते हैं, उनके ढोने की परिवहन की सुविधा, परिवहन की शुरुआत किसान रेल के माध्यम से 2020-21 में जल्दी करने के लिए इस योजना को रखा गया है इस बजट में। इसके बाद हम देखेंगे कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए किस योजना का शुरुआत किया गया है। कृषि से जितने उत्पाद हो रहे हैं तो कृषि उड़ान योजना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना। उसके बाद देखेंगे बजट 2020-21 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ा करके कितने किलोमीटर तक किया जाएगा, तो 27,000। तो इसमें देखेंगे प्राकृतिक गैस है इसके पाइपलाइन को 16,000 से बढ़ा करके 27,000 किलोमीटर किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे बजट 2014 से लेकर 2019 के दौरान भारत में कितने FDI आया। 14 से लेके 19 तक भारत में कुल $284 मिलियन FDI आया, फिक्स डिपॉजिट ऐसे कुछ होता है। 2014 से 19 के दौरान 284, याद रखें 2014 से लेकर 19 तक $284 मिलियन का FDI आया है भारत में। बजट 2020-21 में कर के लिए नए स्लैब क्या क्या जोड़े गए हैं। कर के लिए नए स्लैब में भी बदलाव हुआ है, तो इसमें हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आय यहाँ पे दिया हुआ है और कर दर का परसेंटेज, उसके टैक्स का परसेंटेज दिया गया है। इसमें कहा गया कि 5 लाख से कम जिनका भी इनकम, जिस व्यक्ति का भी इनकम 5 लाख से, जो चाहे सरकारी नौकरी करता हो चाहे या बिजनेस करता हो, जिस व्यक्ति का इनकम 5 लाख से कम है उन्हें 0% टैक्स देना होगा, उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। और जिन व्यक्ति का दूसरा आएंगे 5 लाख से 7.5 लाख तक जिस व्यक्ति का आय है, 5 लाख से 7.5, 5 से 7.5 तक जिसका आय है उसे 10% का टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, 10% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा 5 लाख से 7.5 लाख। इसके बाद देखें 7.5 से 10 लाख तक जिनका इनकम है, जिनका आय है, उन्हें 15% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। और 10% से लेके 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक, 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक 20% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। और 15 लाख से अधिक अगर आपकी आय है तो 30% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों मोटा मोटी इन नए स्लैब जोड़े गए हैं। इसमें इस स्लैब को देखते हुए बहुत लोगों ने इसे सराहा भी और बहुत लोगों को कुछ दिक्कतें भी आई। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 5 लाख से कम 0%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 लाख तक का 15% और 10 लाख से 12.5%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 10 से 12.5 लाख तक 20% और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर तो 30% है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे बजट 2020-21 के अनुसार दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दूध मिल्क प्रसंस्करण 2020-21 में मिल्क प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दोगुने कर दिए जाएंगे। इसके बाद देखेंगे बजट 2020-21 के अनुसार मत्स्य उत्पादन 200 लाख टन 2022-23 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन, मछली पालन का जो काम होता है उसको 22 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022-23 तक 22 लाख टन, 200 लाख टन। इसके बाद हम देखेंगे बजट 2020-21 में निम्नलिखित योजनाओं की चर्चा की गई है। निम्नलिखित योजनाओं की तो निर्भीक योजना, इसमें निर्भीक योजना में होता क्या है, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया। निर्भीक योजना विवाद से विश्वास योजना, विवाद से इसमें मुकदमेबाजी में कमी
लाने के लिए भी बोला गया। विवाद से विश्वास योजना, इसका मतलब होता है मुकदमेबाजी में, मुकदमा में जो केस मुकदमा होता है उसमें कमी लाने के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना सिंचाई के लिए सभी डीजल या बिजली के पंप को, सिंचाई के लिए सभी डीजल या बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाया जाना है। सिंचाई के लिए सभी डीजल या बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाया जाना है। बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्री एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषणा की गई है? कृषि। बजट 2020-21 के दौरान 16 सूत्री एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषणा की गई है? तो कृषि के लिए घोषणा की गई, कृषि के लिए घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2020-21 के अनुसार भारत में 100 जिले जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए सरकार व्यापक उपाय करेगी। बजट 2020-21 के अनुसार भारत में 100 जिले जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए सरकार व्यापक उपयोग करेगी, सरकार व्यापक उपयोग करेगी। इसके बाद धन लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए बजट 2020-21 में किया गया है? तो महिला के लिए, धन लक्ष्मी के लिए धन लक्ष्मी शब्द का प्रयोग 2020-21 के बजट में महिला के लिए किया गया है। चलिए इसके बाद एक डायग्राम देखेंगे। इसमें हम दिखाया गया है कि रुपया आता है, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। तो इस डायग्राम में ऋण भिन्न पूंजी, ऋण भूमि पूंजी में आता है। ऋण भिन्न पूंजी से आता है 6% आता है। उधार और अन्य देता तथा देताएं से 20% आता है, 20% आता है। उसके बाद इनकम टैक्स से 17% आता है। इनकम टैक्स से कितने परसेंट आता है? तो 17%, इनकम टैक्स से 17%। और उसके बाद में कर भिन्न टैक्स राजस्व से आता है, राजस्व टैक्स से आता है 10%, राजस्व टैक्स से 10% आता है। और ऋण पूंजी से आता है 6%, ऋण पूंजी से 6%, आयकर से 17%, आयकर से इनकम टैक्स से 17%। और उसके बाद में ऋण भिन्न पूंजी से 6%, उधार और अन्य देता से 20%। और राजस्व विभाग से 10% का आता है, 10% का आता है। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, निगम कर से 18% तक आता है रुपया, निगम कर से 18% आता है, माल और सेवा कर से 18% आता है, सीमा शुल्क से 4% आता है। तो इसमें है सीमा शुल्क से 4% और माल और सेवा से जितने भी माल हैं, जितने भी सामान हैं, माल और सेवा से 18% आता है, 18% आता है माल सेवा से, 4% सीमा शुल्क से, निगम कर से 18%, निगम और माल सेवा दोनों का 18%, केंद्रीय उत्पाद 7% आता है। इसके बाद राजस्व से आता है 10%, राजस्व से 10%, इनकम टैक्स से 17%, इनकम टैक्स से 17%। और उसके बाद में उधार और अन्य देता से 20%, उधार और अन्य देता से 20%। और ऋण भिन्न पूंजी से आता है 6%। तो सबसे ज़्यादा उधार और अन्य देता से 20% रिकॉर्ड किया गया है, सबसे ज़्यादा 20% उसी से आता है। और निगम कर और माल सेवा इस सबसे 18% आता है। ये भी बहुत अच्छा है इसका आंकड़ा। चलिए इसके बाद रुपया जाता है, इसके देखते हैं कि इसमें कितना जाता है। तो अन्न व्यय में कितने जाता है? 10%, अन्न व्यय में 10% जाता है, अन्न व्यय में 10% जाता है, पेंशन में 6% जाता है, अन्न व्यय में 10% जाता है, पेंशन में 6% जाता है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें, जितने भी प्रकार के केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है उनमें 9% जाता है, खर्च होता है रुपया। और उसके बाद में सब्सिडियाँ, जितने भी सब्सिडियाँ हैं, सब्सिडियाँ में 6% जाता है, जितने भी सब्सिडी दिया जाता है तो सब्सिडी में 6% का रुपया जाता है। और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में 9%, पेंशन में 6%। इसके बाद रक्षा में 8% रुपया खर्च होता है। रक्षा में डिफेंस में 8% होता है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें में 13% होता है।
केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है उसमें 13% का रुपया जाता है, खर्च होता है। इसके बाद हम देखें ब्याज भुगतान में 18% जाता है। ब्याज का भुगतान में जो खर्च होती है रुपया वो 18% है। और उसके बाद वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण में वित्त आयोग में अन्य अंतरण में 10% जाता है। करों और शुल्क में, टैक्स और शुल्क में 20% का हिस्सा खर्च होता है। कर शुल्क में 20%, वित्त आयोग में 10%, ब्याज में 18%, रक्षा में 8% का खर्च होता है। सब्सिडी में 6% का खर्च होता है। केंद्र सरकार की जितने प्रायोजित स्कीम है, आने वाली स्कीम है, उसमें 9% होता है। पेंशन में 6% होता है। अन्य व्यय में 10% होता है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में 13% होता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखें। बजट 2020-21 में किस मंत्रालय के आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत देखी गई है? किस मंत्रालय के आवंटन में? तो संचार मंत्रालय के आवंटन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। संचार मंत्रालय के आवंटन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। इसके बाद हम देखेंगे बजट 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसमें देने का प्रावधान किया गया है? तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड में देने का, फूड यानी खाने पीने की चीज़ें में सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2020-21 के अनुसार लड़कियों का नामांकन। तो प्राथमिक स्तर पर 94.32% नामांकन किया जाएगा लड़कियों का। माध्यमिक स्तर पर 81.32% नामांकन किया जाएगा और उच्च माध्यमिक स्तर पर 59.7% लड़कियों का नामांकन किया जाएगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर फिर से देख लेंगे 94.32% और माध्यमिक स्तर पर 81.32% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 5.7% लड़कियों का नामांकन किया जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे बजट 2020-21 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? तो लाभांश वितरण कर, लाभांश जो होता है उसके वितरण को समाप्त कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा काम किया गया है। लाभांश वितरण को समाप्त कर दिया गया है। इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। बजट 2020-21 के अनुसार 2006 से लेकर 16 के दौरान 271 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। 2006 से लेकर 2016 के बीच में 2016 के दौरान 2006 से 16 के दौरान 271 मिलियन लोगों को 271 मिलियन लोगों को क्या किया गया है? इस बजट में गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। तो कितने, केवल यहाँ पूछ सकता है कि कितने मिलियन लोगों को 2006 से 16 यानी 10 वर्ष में 271 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया है। चलिए, इसके बाद है बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 से भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर अंशदान जो अंशदान होता है, अंश पूंजी जिसको बोलते हैं, उसको निर्धारित कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा। 1 जनवरी से अंशदान लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर अंशदान की व्यवस्था कर दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे बजट 2020-21 के अनुसार बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार वन प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का समर्थन करेगी। यानी बागवानी को देखते हुए वन प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का समर्थन करेगी सरकार, इस बजट में बोला गया। बजट 2020-21 के अनुसार भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। फिर से इसको देखेंगे, भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण, भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण किस मंत्रालय? संस्थान विरासत और संरक्षण विभाग को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संस्कृति मंत्रालय में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे 2020-21 के बजट के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है? तो भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का 48.7% हो गया है। यानी भारत जितने भी कर लिया है वो भारत के कुल जीडीपी का 48.7% हो गया है। भारत जितने भी
कर्जा लिया है विदेशों से, वो हमारे देश की जीडीपी का 48.7% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बजट 2020-21 के अनुसार किस संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन उपलब्ध कराए जाएंगे? तो चैरिटी, किस संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए, इसमें पूछ रहा है किस संगठन के, एक संगठन है, चैरिटी संगठन है, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक नंबर यूआरएन उपलब्ध कराया जाएगा। चैरिटी के लिए यूनिक नंबर क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। कि ये संगठन है, चैरिटी नाम का एक संगठन है, इसके रजिस्ट्रेशन शुरुआत किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे बजट 2020-21 के अनुसार किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा? बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। ये क्या होता है? तो बुलियन एक्सचेंज स्थापित एक गिफ्ट शहर जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। बुलियन शहर एक्सचेंज वही स्टॉक एक्सचेंज है जो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। जो मुंबई में जो है ना वही स्टॉक है, उसी टाइप का बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा गिफ्ट शहर गुजरात में। उसके बाद है एमएसएमई सेक्टर में कितने रुपए की टर्नओवर होने पर ऑडिट कराना अनिवार्य हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 करोड़ रुपया एमएसएमई, अगर छोटा बिजनेस व्यापार, घरेलू कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्न हुआ तो इसका ऑडिट कराना अनिवार्य हो जाएगा। इस बजट में साफ साफ बोला गया। पहले यह सीमा 1 करोड़ थी, अब इसको 1 करोड़ रुपये पहले ऑडिट होता था, अब लेकिन है 5 करोड़ अब हो जाएगी। और एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ की अगर टर्नओवर हो जाता है तो उसका ऑडिट कराना अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बजट 2020-21 के अनुसार टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद ब्रुसेलोसिस बीमारी को खत्म कर देने का प्रस्ताव रखा गया है, वो भी 2025 तक। ब्रुसेलोसिस बीमारी को 2025 तक खत्म कर दिया जाएगा। टीबी को 2025 तक खत्म कर दिया जाएगा भारत से। और मवेशियों में फूड एंड माउथ रोग को खत्म कर दिया जाएगा 2025 तक। भेड़ बकरियों में पेस्टेपेटिस रूमिनेट बीमारी को 2025 तक बिल्कुल खत्म कर देने का प्रस्ताव रखा गया है। टीबी को 25 तक, ब्रुसेलोसिस को 25 तक, मवेशी में मुंह और खुर रोग को 25 तक, भेड़ बकरियों में पेस्टेपेटिस रूमिनेट बीमारी को 2025 तक खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे बजट 2020-21 के महत्वपूर्ण आवंटन क्या क्या हुआ है। आवंटन में कितना रुपए का मतलब पास हुआ है, कितना रुपए का बजट, इसमें कितने रुपए दिए गए हैं, आवंटन हुए हैं। तो शिक्षा के लिए 99,300 करोड़, शिक्षा 99,300, इसमें जो भी राशि है सभी करोड़ में है। शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़। और नल जल योजना के लिए 3.6 लाख करोड़, नल जल योजना में 3.6 लाख करोड़। जल जीवन मिशन में 11,500 करोड़। क्योंकि जल जीवन मिशन पर सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल अगर फ्रेश रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, इसलिए इसमें 11,500 करोड़ की राशि दी गई है। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़। वायु प्रदूषण निवारण के लिए 4400 करोड़ का आवंटन। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कौशल विकास DDU-GKY के लिए 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, आवंटन किया गया है। इसका औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़, औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। औद्योगिक विकास यानी उद्योग धंधों के लिए 27,300 करोड़। उसके बाद में पोषण कार्यक्रम के लिए, जो बच्चों में छोटे पोषण से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसमें 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे SC के कल्याण के लिए 85,000 करोड़।
एससी शेड्यूल कास्ट के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे एसटी के कल्याण के लिए 53,700 करोड़, एसटी के कल्याण के लिए 53,700 करोड़। उसके बाद महिला कल्याण से जुड़े योजना के लिए 28,600 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसको फिर से हम नीचे से देखेंगे, महिला कल्याण के लिए 28,600 करोड़, एसटी कल्याण के लिए 53,700 करोड़, एससी के लिए 85,000 करोड़, पोषण कार्यक्रम के लिए 35,600, औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़, उसको वायु प्रदूषण निवारण के लिए 4,400 करोड़, नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़, नल जल योजना के लिए 3.6 लाख करोड़, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़, शिक्षा के लिए 99,300 करोड़। फिर से देखेंगे, शिक्षा के लिए 99,300 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़, नल जल के लिए 3.6 लाख करोड़, 3.6 लाख, नल जल के लिए 3.6 लाख करोड़। इसके बाद जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए 20,000 करोड़, वायु प्रदूषण निवारण के लिए 4,400 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़, औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़, पोषण कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़, एससी कल्याण के लिए 85,000 करोड़, एसटी कल्याण के लिए 53,700 करोड़, महिला कल्याण से जुड़े योजना के लिए 28,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी बजट में आर्थिक सर्वेक्षण देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत हुआ। जब बजट प्रस्तुत हुआ उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 प्रस्तुत हुआ। उसी से अनुमान लगा के दोनों को एक तुलनात्मक दृष्टि से करके इसको क्लियर किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का डॉक्यूमेंट लेवेंडर रंग में मुद्रित छापा था, जो 100 रुपया के नोट के रंग पर आधारित था। 6 रुपया के नोट के रंग जैसे था, 100 रुपया के नोट जैसा रहता है उसी के रंग का था डॉक्यूमेंट था। उस डॉक्यूमेंट का रंग को हम बोलेंगे लेवेंडर रंग। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 वित्त मंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देश में तैयार हुआ। किसके निर्देश में तैयार हुआ? तो वी सुब्रमण्यम इनके मुख्य सलाहकार हैं, वित्त मंत्री के सलाहकार है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देशन में तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का वितरण किया गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके बाद थिरुवल्लुवर के थिरुकुलर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, थिरुवल्लुवर के थिरुकुलर और एडम स्मिथ के एन एक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों इसको हिंदी में लिखा हुआ है। एडम स्मिथ के अनुसार जो होता है ना, धन, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी एडम स्मिथ याद रखें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसको तिरुवल्लुवर के थिरुकुलर और एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द वेल्थ। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का विषय था वेल्थ क्रिएशन। इसका विषय था आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 का मुख्य विषय, इसका विषय क्या था? वेल्थ क्रिएशन। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा देखेंगे 2019-20 का। आर्थिक समीक्षा में क्या क्या बताया गया है? तो 19-20 के कृषि क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई? 2.8% की वृद्धि हुई। ये समीक्षा कह रहा है 19-20 में 2.8% की वृद्धि हुई, और 19-20 में औद्योगिक विकास में 2.5% की वृद्धि हुई। टारगेट कुछ और था, अब वृद्धि कुछ और हुई। 2.8% की वृद्धि हुई कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में 2.5% की वृद्धि हुई, और सेवा क्षेत्र में 6.9% की वृद्धि हुई।
उसके बाद थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई कितनी रही, तो 1.5% महंगाई रही। उसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर महंगाई कितनी रही, तो 4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर 4.1 महंगाई रही। और अप्रैल से दिसंबर 2019 तक औसत आंकड़े के आधार पर सीपीआई और डब्ल्यूआई का मूल्यांकन किया गया। यह अप्रैल से दिसंबर तक का औसत आंकड़े के आधार पर सीपीआई और डब्ल्यूआई के आधार पर मूल्यांकन किया। फिर से इसको देखते हैं, कृषि क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि देखी गई है। उसके बाद में हम देखेंगे औद्योगिक विकास में 2.5% की वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में 6.9% की वृद्धि हुई है। और उसके बाद में महंगाई में 1.5% की वृद्धि हुई है। और सूचकांक में कितना हुई है, सूचकांक में 4.1, उपभोक्ता सूचकांक में 4.1% की वृद्धि हुई। और इसका ये जो है कि अप्रैल से दिसंबर 2019 तक आंकड़े के आधार पर सीपीआई और डब्ल्यूआई के मूल्यांकन किया गया है। इसके बाद देखेंगे हम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नया स्टार्टअप के विकास में भारत तीसरा स्थान है। नया स्टार्टअप के विकास में भारत का तीसरा स्थान दिया गया है। न्यू स्टार्टअप भारत का तीसरा स्थान। भारत का सबसे बड़ा 3 व्यापारिक साझेदार देश है, अमेरिका, चीन तथा संयुक्त अरब अमीरात। 3 जगह से भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, अमेरिका है, चीन है और संयुक्त अरब अमीरात है। लेकिन चीन को हटा दिया गया है। अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ है? सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा चीन के साथ है, जो 35.32 अरब डॉलर है। व्यापार घाटा है चीन के साथ है, वो बहुत पहले है, अब खत्म कर दिया गया। व्यापार घाटा सर्वेक्षण में 35.32 अरब डॉलर है। भारत का सर्वाधिक व्यापार अधिक के किस देश के साथ? तो अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ है 10.91 अरब डॉलर, 10.91 अरब डॉलर। इसके बाद हम देखेंगे भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में बुनियादी ढांचे के विकास में कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? 1.4 ट्रिलियन डॉलर। 2024 तक 5 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने में 1.4 ट्रिलियन का खर्च लगेगा। चलिए, पिछले 5 वर्ष में पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि कितनी हुई है? पशुपालन में 7.9 की वृद्धि देखी गई है, 7.9%। और आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष का वृद्धि देखा गया है कर्नाटक में देखा गया, आंध्र प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वन लगी है और वृक्षों का वृद्धि देखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी, सबसे ज़्यादा कमी आई है मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। सबसे वृद्धि हुई है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और सबसे कमी हुई है मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आय का दूसरा बड़ा स्रोत पशुपालन यानी कृषि। ग्रामीण क्षेत्र में आय का दूसरा सबसे बड़ा पशुपालन है। और पहला तो क्या है? पहला कृषि है। पहला कृषि और दूसरा पशुपालन है। उसके बाद ग्रीन बोर्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत का स्थान दूसरा है, चीन का प्रथम स्थान है। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए श्रेणी में भारत का स्थान दूसरा है। और 1 नंबर में है, 1 नंबर में किसका है? तो 1 नंबर में चाइना का है। चलिए, इसके बाद देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था वाला देश जीडीपी के अनुसार। तो अमेरिका है 21.4 ट्रिलियन डॉलर, चाइना है 14.1 ट्रिलियन डॉलर, जापान है 5.2 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी है 3.9 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद भारत का नंबर आता है 2.9 ट्रिलियन डॉलर। फिर से इसको देखेंगे, अमेरिका 21.4 ट्रिलियन डॉलर, चीन 14.1 ट्रिलियन डॉलर, जापान 5.2 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 3.9 ट्रिलियन डॉलर, भारत 2.9 ट्रिलियन डॉलर। चलिए, इसके बाद देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किसी कंपनी में 50 से अधिक महिला कर्मचारी है तो उसके बच्चों को सुविधा देने के लिए क्रेची बनाना अनिवार्य होगा। क्रेची बनाना, CRECHE। इसको फिर से देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार किसी कंपनी में 50 से अधिक महिला कर्मचारी अगर होती है
50 से अधिक अगर महिला कर्मचारी होती है तो उनके बच्चों की सुविधा के लिए कृषि बनाना अनिवार्य होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2014 से 2018 के बीच नई कंपनियों बनाने का विकास दर 12.2% है। 14 से 18 के बीच नया जितने भी कंपनी बनेगी विकास दर इसका हो चुका है, उसका सर्वेक्षण है ना 19-20 के अनुसार 2014 से लेकर 2018 यानी 4 साल में नई कंपनियों का विकास हुआ है 12.2%। 4 साल में न्यू कंपनी का विकास हुआ है 12.2%। इसके बाद हम देखेंगे विश्व के कुल निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा कितना है। विश्व के कुल निर्यात में भारत का निर्यात का हिस्सा 1.64% है। विश्व की जितने भी निर्यात किए जाते हैं उसमें भारत का निर्यात है 1.64%। उसका आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 70% ग्रामीण लोग 70% गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। 70% आबादी हमारे देश की कृषि पर निर्भर रहती है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ये बताया गया है कि 82% लोग भारत में लघु एवं सीमांत किसान हैं, यानी 70% लोग कृषि प्रधान हैं, कृषि से अपना आजीविका चलाते हैं, और 82% लोग भारत में लघु एवं सीमांत किसान के रूप में हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ये भी कहा गया है कि भारत के जीडीपी में माल एवं सेवाओं का आयात का हिस्सा 21.2% है। माल एवं सेवाओं के आयात का हिस्सा 21.2% है। माल और सेवा का आयात का हिस्सा कितना है तो 21.2% है। इसके बाद देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत के जीडीपी में माल एवं सेवाओं का निर्यात का हिस्सा 18.4% है। जीडीपी में माल सेवाओं का निर्यात का हिस्सा 18.4% है। 18 जीडीपी में कितना माल और सेवाओं का हिस्सा निर्यात किया गया तो 18.4%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है तो सबसे ज़्यादा उद्योग उर्वरक सबसे ज़्यादा उर्वरक का उद्योग में वृद्धि की गई है। आर्थिक समीक्षा में यह बताया गया है। उसके बाद देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2019-20 में थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार 2006 से लेकर 2007 से 2019-20 तक शाकाहारी थाली को खरीदने की कीमत 29% की कमी आई है। 2006-7 से लेकर 2019-20 तक शाकाहारी जो भोजन की थाली होती है उसको खरीदने में 29% की कमी आई है, और 2006 से लेकर 2007 से 2019-20 तक मांसाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 18% की कमी है। यानी शाकाहारी थाली को खरीदने में 29% की कमी आई है और मांसाहारी थाली को खरीदने में 18% की कमी आई है। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2019-20 के महत्वपूर्ण आंकड़े क्या है, तो आंकड़ा इसका देख लेना जरूरी है। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3% हुआ है। राजकोषीय घाटा कितना हुआ है 19-20 में तो जीडीपी का 3.3% है। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.3%, चालू खाता घाटा 1.5% जीडीपी का, और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.1%। फिर से इसको देखेंगे राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3%, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.3%, चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.5% और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.1%। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी में वृद्धि कितनी हुई है तो जीडीपी में 5% की वृद्धि देखी गई है। 19-20 में जीडीपी में 5% की वृद्धि देखी गई है। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी में वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है 5% तो पहले हो गया है, और नया अनुमान के अनुसार 6 से 6.5 6 से 6.5 तक जाएगा जीडीपी में वृद्धि। जबकि जीडीपी में वृद्धि अभी इस बार जीडीपी हो गई 23.9 हो गई है, नीचे माइनस में चली गई है जो कोरोना के चलते हो गई है, और अनुमान लगाया गया है 6 से 6.5 होगी लेकिन माइनस में चली गई है क्योंकि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है इस स्थिति में। विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2020 तक कितना है तो
जनवरी 2020 तक 461.2 बिलियन डॉलर है। भारत में 461.2 बिलियन डॉलर विदेशों से मुद्रा, विदेशों की मुद्रा 461.2 बिलियन डॉलर, बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, 461.2 बिलियन डॉलर है। विदेशी ऋण सितंबर 2019 तक कितना है? विदेशी ऋण, विदेशों से कर्ज कितना है? तो 557.5 बिलियन डॉलर विदेशी ऋण है हमारे देश पर। 557.5 बिलियन डॉलर, 557.5 बिलियन डॉलर। और विदेशी रुपया कितने हैं? 461.2 बिलियन डॉलर है। और ऋण कितना है? 557.5 बिलियन डॉलर है। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो सेवा क्षेत्र सर्विस क्षेत्र का योगदान है 57.8%। सर्विस क्षेत्र का योगदान 57.8%। उद्योग क्षेत्र का योगदान है, उद्योग से 28.3% का है। उद्योग क्षेत्र का योगदान 28.3% और कृषि क्षेत्र का योगदान है 13.9%। तो फिर से इसको देखेंगे, सेवा क्षेत्र का योगदान 57.8%। उद्योग का है 28, उद्योग 28, सेवा 57, उद्योग 28, कृषि 13। सेवा क्षेत्र का योगदान 57.8% और उद्योग क्षेत्र का योगदान 28.3%, कृषि क्षेत्र का योगदान 13.9% है। इसको हम फिर से एक बार शॉर्टकट मारेंगे। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3%, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.3%, चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.5%, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1%, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि 5% और वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया? 6 से 6.5। उसके विदेशी मुद्रा भंडार है 461.2 बिलियन डॉलर। विदेशी ऋण कितना है? 557.5 बिलियन डॉलर। सेवा क्षेत्र का योगदान है 57.8%। उद्योग क्षेत्र का योगदान है 28.3%। कृषि क्षेत्र का योगदान है 13.9%। तो दोस्तों यहाँ पे हम बजट देखें, 2020-21 का बजट भी देखें और आर्थिक समीक्षा भी देखें। और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बजट सामग्री से 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, सिपाही, कोई भी एग्जाम हो, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन बजट से रहते हैं। इसलिए दोस्तों इसे स्किप नहीं करें, इसे बार बार देखें। आपको 2022 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और इसके बाद में कोरोना से चलते कुछ चेंजिंग हुआ है, तो इसको हम बाद में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।